हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं आज हम 12th बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चे, फर्स्ट चैप्टर का आपका जो नाम है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, क्योंकि आपकी क्लास का फर्स्ट डे है तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो बच्चे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो 11th क्लास में बच्चे आपने पढ़ा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का मतलब क्या हुआ? आपने बिजनेस के बारे में स्टडी करा 11th क्लास में। बिजनेस का मीनिंग आपने 11th क्लास में स्टडी करा, फर्स्ट चैप्टर में आप याद कीजिए। देन अगले चैप्टर में आपने फॉर्म्स में पढ़ा, फॉर्म्स में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप एटसेट्रा। देन लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, देन होलसेल, रिटेल एटसेट्रा। तो बच्चे, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा जिसको कि हम बिजनेस स्टडीज कहते थे। बिजनेस को बेसिकली आप स्टडी कर रहे थे कि बिजनेस है क्या। 12th क्लास में बच्चे आप बिल्कुल अलग पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा वो 12th क्लास में अब यूज नहीं होगा। 12th क्लास में जो हम पढ़ेंगे बच्चे, वो देखते हैं क्या है। तो बच्चे, 12th क्लास में हम बिजनेस स्टडीज को नहीं पढ़ेंगे। 12th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे बच्चे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैनेजमेंट है क्या, इजी है, डिफिकल्ट है? तो बच्चे, बड़ा इजी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जितना टॉपिक हर रोज होगा उसको आपने साथ के साथ याद करना है, नोटबुक पे लिखना है, अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे, मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलवाता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे अगर आपने डेली बेसिस पर बिजनेस स्टडीज को पढ़ा। तो बच्चे, आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है बच्चे, वो देखते हैं। तो मैनेजमेंट को सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज द थिंग्स। चीजों को मैनेज कर लेना। अब मैनेज करने का मतलब क्या हुआ? जो काम हमें दिया गया है उस काम को मैनेज करना। तो मैनेज करने का मतलब है टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। जो काम हमें दिया गया है उस काम को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम काम को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर मैं मैनेजर का काम करूं तो मैनेजर का जो काम है दैट इज टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। जो काम हमें कहा गया कि आपने वर्कर्स से काम करवाना है, इफ वी आर एबल टू गेट दैट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स, इट मींस वी आर गुड मैनेजर। तो क्वेश्चन राइज होता है कि बच्चे, वर्कर से काम कैसे करवाया जाए या मैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चे। सपोज आपको आपके टीचर ने कहा कि आपने आज फर्स्ट चैप्टर में से 2 टॉपिक्स याद करने हैं। अगर आपने वो 2 टॉपिक्स याद कर लिए, इसका मतलब जो टीचर को काम दिया गया था, टीचर ने अपना काम मैनेज कर लिया। तो बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट मींस गेटिंग द वर्क डन। जो काम हमें दिया गया है अगर हम उसको कंप्लीट करवा लेते हैं, अच्छे से करवा लेते हैं, इट मींस वी आर गुड मैनेजर्स। तो प्रॉपर अगर बच्चे मैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करता हूं तो वो देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन है क्या। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन so that goals can be achieved efficiently and effectively। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों से काम करवा रहे हैं। वी आर गेटिंग द वर्क डन so that we are able to achieve the goals of the organization efficiently and effectively। तो बच्चे, जब इस डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूं तो 3 वर्ड्स हैं जो मेरे दिमाग में बड़े अच्छे से आ रहे हैं, जिनसे डेफिनेशन पूरी हो रही है। द फर्स्ट वर्ड इज द प्रोसेस, सेकेंड वर्ड इज एफिशिएंटली एंड थर्ड वर्ड इज इफेक्टिवली।
तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम काम करवा रहे हैं, सो दैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो बच्चे सबसे पहले मैं आपको इफेक्टिवली का मतलब बताता हूं या इफेक्टिवनेस का मतलब बताता हूं कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीटिंग द वर्क इन टाइम। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या हुआ, इन टाइम। जो काम हमें दिया गया है, इफ वी आर एबल टू गेट दैट वर्क डन इन टाइम, इट मींस वी आर इफेक्टिव। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एक मैनेजर को हमने कहा कि आपने 10,000 यूनिट्स बनवाने हैं इन 1 मंथ, और जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट आनी चाहिए सपोज ₹20 पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट होगी दैट शुड बी 20 पर यूनिट। तो अगर वो मैनेजर 10,000 यूनिट्स बनवा लेता है इन टाइम, इन टाइम का मतलब है विद इन 1 मंथ, तो दैट मैनेजर इज इफेक्टिव। सो वी आर गुड मैनेजर इफ वी हैव डन द वर्क इन टाइम, वी हैव बीन एबल टू अचीव द टारगेट इन टाइम। तो इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है बच्चे मैनेजमेंट के अंदर। हमें जो काम दिया गया है अगर हम उसको टाइम पर कंप्लीट करेंगे तभी हमने काम को अच्छे से मैनेज करा। देन एफिशिएंसी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चे मैनेजमेंट के अंदर जो आ रहा है दैट इज द एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीटिंग द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड करेक्टली। तो इफेक्टिवनेस में तो बच्चे हम टाइम फैक्टर को देखते थे, और एफिशिएंसी के अंदर बच्चे हम कॉस्ट फैक्टर को देखते हैं। कम से कम कॉस्ट पे अगर हमने काम को कर लिया तो हम एफिशिएंट है, और काम को सही कर लिया। तो यहां पर भी बच्चे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ मैनेजर, मैनेजर को हमने कहा 10,000 यूनिट्स बनवाने हैं एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट इन 1 मंथ। तो बच्चे अगर मैनेजर ₹10 पर यूनिट के अंदर अंदर गुड्स को बनवा लेता है, द कॉस्ट इज ₹10 और ₹9 और ₹8, इट मीन्स मैनेजर इज एफिशिएंट। इट मीन्स वी हैव बीन एबल टू मैनेज द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। तो बच्चे इफेक्टिवनेस इज कंसर्न जस्ट विद द एंड रिजल्ट। इफ वी आर एबल टू अचीव द रिजल्ट इन टाइम, वी आर इफेक्टिव, and efficiency means we are able to achieve the result with minimum cost. Minimum cost means minimum resources and maximum output. तो मिनिमम कॉस्ट में बच्चे हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करेंगे। वी कैन से देयर इज अ cost and benefit relationship. Minimum cost, maximum benefit. If we are able to achieve the goals with minimum cost and maximum output is generated, it means we are efficient. तो बच्चे efficient का मतलब समझ में आ जाता है कि हम काम को करेक्टली कर रहे हैं और कम से कम कॉस्ट पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैनेजमेंट की डेफिनेशन में है, इट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बच्चे? रियल लाइफ में अगर मैं बात करता हूं तो प्रोसेस का मतलब होता है डूइंग समथिंग स्टेप बाय स्टेप। किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करने को हम प्रोसेस कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर भी काफी सारे फंक्शंस हैं और आप कह सकते हैं काफी सारी एक्टिविटीज हैं जिनको कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सो दैट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव। तो एक मैनेजर को काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। उन फंक्शंस के अंदर
बच्चे आ जाता है प्लानिंग। एक मैनेजर को प्लानिंग का काम करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड controlling. So these are the basic 5 functions which every manager has to perform in sequence so that the goals of the organization can be achieved. तो बच्चे हम देखते हैं इन functions का मतलब क्या है। वैसे तो बच्चे ये जो functions हैं वो आपके सिलेबस में बाद में बड़ा डिटेल में आएंगे, सभी functions से रिलेटेड अलग से चैप्टर आपके सिलेबस में गिवन है, बट इस चैप्टर के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज फॉर्म में देखते हैं तो उसका मतलब देखते हैं क्या हुआ। तो फंक्शंस के अंदर बच्चे सबसे पहले मैंने आपको बताया प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, who should do it, how it should be done। तो बच्चे हम कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं कि क्या काम करना है। एक मैनेजर डायरेक्टली काम करना शुरू नहीं करता। इफ वी वांट टू बी एफिशिएंट, इफ वी वांट टू बी इफेक्टिव, आप चाहते हो कम से कम कॉस्ट पे काम हो जाए, टाइम पर काम हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। बच्चे एक मैनेजर बहुत टाइम डिवोट करता है प्लानिंग करने के लिए। वो अगले दिन का काम करने से पहले फर्स्ट डे प्लान करता है कि कल मैं ये काम करूंगा, कब उस काम को करा जाएगा, कौन इस काम को करेगा, काम को एलोकेट कैसे करूंगा, किस मेथड को मैं यूज करूंगा। तो मैनेजर थिंक्स अ लॉट। तो बेसिकली प्लानिंग इज अ थिंकिंग वर्क। सो बिफोर डूइंग एनी वर्क अ मैनेजर हैज टू मेक द प्लान्स। अगर वो प्लान नहीं करेगा तो बाद में हो सकता है बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, काम प्रॉपर ढंग से ना हो। तो सबसे पहले मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको बैठ के सोचना पड़ेगा कि उस काम को कैसे करना है। Then after planning, second function that every manager performs is organizing। अब organizing में बच्चे क्या है, जनरली अगर आप एक इंडिविजुअल को सारा का सारा वर्कलोड दे दोगे तो वो इंडिविजुअल नहीं काम को कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, हम वर्क्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग द वर्क, हम काम की ग्रुपिंग करते हैं। एंड वन पर्टिकुलर वर्क इज गिवन टू वन इंडिविजुअल। सपोज एक इंडिविजुअल है, हमने एक काम इसको दिया, दूसरा काम दूसरे इंडिविजुअल को दिया, तीसरा काम तीसरे इंडिविजुअल को दिया, फोर्थ काम फोर्थ इंडिविजुअल को दिया। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट गिविंग द एंटायर वर्क टू वन इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली मीन्स ग्रुपिंग द वर्क इन स्मॉल पार्ट्स एंड गिविंग वन पर्टिकुलर पार्ट टू वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल सो दैट दैट पर्सन कैन परफॉर्म द वर्क इन अ बेटर वे। तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कौन कौन सी पोस्ट होंगी, सुपीरियर टॉप लेवल पर कौन होगा। उसके बाद जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिडिल लेवल्स पर भी मैनेजर्स होते हैं जिनको कि आप डिपार्टमेंट्स कह देते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होंगी और इसको कौन क्या काम करेगा। फिर डिपार्टमेंट्स के अंदर जनरली सुपरवाइजर्स की पोस्ट हो जाती है। तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। तो जब आप ऑर्गेनाइजिंग का काम करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जिसमें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट को डिसाइड करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट को डिसाइड करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट को डिसाइड करते हैं, जिससे कि काम सिस्टमैटिकली हो सके। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक इंडिविजुअल को अपनी अथॉरिटी का पता हो, अपने काम का पता हो, so that all the individuals are able to do their work properly। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद थर्ड फंक्शन बच्चे भी मैंने आपको लिखवाया स्टाफिंग। अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग में क्या कहा कि हमने क्या करा, जॉब पोजीशंस क्रिएट कर दी। अब फिलिंग द जॉब पोजीशंस, अब इन जॉब पोजीशंस को फिल करने को हम स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग में हम अच्छे कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं और इन जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी जॉब पोजीशंस पर
कंपिटेंट कैंडिडेट्स नहीं होंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं होंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू अचीव द गोल. सो स्टाफिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आफ्टर स्टाफिंग नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब है गिविंग डायरेक्शंस. डायरेक्शंस मींस ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. एक सुपीरियर अब अपने सबऑर्डिनेट्स को जब ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देगा तो उसको डायरेक्शंस देना कह देते हैं. डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स बच्चे हम बाद में करेंगे. एक होता है लीडरशिप, एक होता है मोटिवेशन, वन इज कम्युनिकेशन एंड वन इज सुपरविजन. बच्चे इनको अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. ये जब टॉपिक्स आएंगे उससे हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा. तो एट प्रेजेंट डायरेक्टिंग just means you that giving orders and instructions by the superiors to the subordinates so that they are able to complete the work. The last is कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग में बच्चे हम क्या करते हैं? अब ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस हमने दे दिए. वर्क हैज स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट दैट द वर्क शुड बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स. तो आपको टाइमली क्या करना है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि एक्चुअल में क्या काम हुआ, उसको फिर आपने प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है. और इफ डेविएशंस आर देयर, डेविएशंस का मतलब है लैकिंग्स आर देयर, कुछ कमी रह गई तो आपने उसको करेक्ट करना है so that we are able to achieve the goals. अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं और आप उस मिस्टेक को टाइमली रेक्टिफाई नहीं करते हैं, गलती को टाइम पर ठीक नहीं करते हैं, तो गोल्स को आप टाइम पर अचीव नहीं कर पाएंगे, मिनिमम कॉस्ट पे अचीव नहीं कर पाएंगे. तो बच्चे मैनेजर को एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. ओनली देन ही विल बी एबल टू अचीव द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो बच्चे प्रोसेस का मतलब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. प्रोसेस मींस द फंक्शंस, the activities that a manager is performing. So he is performing 5 functions step by step: planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो बच्चे ये डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जिसको हम अभी एनसीईआरटी से भी डिस्कस करेंगे. इसके अलावा बच्चे मैनेजमेंट की एक या दो डेफिनेशंस और भी हैं जो कि आप अभी हम डिस्कस करते हैं उसको भी बच्चे. तो मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन बच्चे हम देखते हैं. मैनेजमेंट इज समटाइम डिफाइंड एज क्रिएटिंग एंड इंटरनल एनवायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में एक एनवायरमेंट क्रिएट करना वेयर इंडिविजुअल्स work in groups so that goals are achieved effectively and efficiently. तो बच्चे एक को डेफिनेशन बनती है क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट. बाकी तो वर्ड्स वही है बच्चे, इफेक्टिवली भी वही है, एफिशिएंटली भी वही है. एनवायरमेंट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? तो एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना सो दैट पीपल आर वर्किंग विलिंगली, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं. सभी इंडिविजुअल्स में एक यूनिटी की फीलिंग है, सभी इंडिविजुअल्स में कोऑपरेशन की फीलिंग है. ऑल द इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन ग्रुप सो दैट वी आर एबल टू अचीव द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो बच्चे मैनेजमेंट का मतलब यह भी हो सकता है मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस, और यू कैन से मैनेजमेंट मींस क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर द इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज ग्रुप so that the goals can be achieved efficiently and effectively. तो बच्चे यहां पर मैंने आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करा. तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में बेसिकली आपके दिमाग में 3 वर्ड्स रहने चाहिए. इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन सो दैट द गोल्स कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. तो एक वर्ड है प्रोसेस, एक वर्ड है एफिशिएंसी और एक वर्ड है इफेक्टिवनेस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. बच्चे यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और समझाऊंगा. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मैनेजर का मतलब क्या होता है?
एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होगी उसमें बेसिकली 2 लेवल्स होते हैं। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर बच्चे थोड़ा सा कई बार पूछ लेते हैं हमसे, तो हमें पता होना चाहिए 2 लेवल्स हैं। एक होता है मैनेजीरियल लेवल, एक होता है नॉन मैनेजीरियल लेवल। नॉन मैनेजीरियल लेवल में वर्कर्स आ जाते हैं। तो बच्चे वर्कर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोवेस्ट लेवल पर काम करते हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर टॉप मैनेजमेंट भी आ जाती है, मिडिल भी आ जाती है और लोअर भी। तो टॉप, मिडिल और लोअर क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट डज नॉट मीन अ सिंगल पर्सन। कई बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि मैनेजर कौन हुआ, द सीनियर मोस्ट पर्सन। नहीं, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग एज अ ग्रुप टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स। उसमें टॉप मैनेजमेंट के भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उसमें मिडिल लेवल के भी हो सकते हैं, उसमें लोअर लेवल के भी हो सकते हैं। तो बच्चे इस टॉपिक को आप कोशिश कीजिएगा दोबारा से इसमें से देखने की। अपनी नोटबुक के अंदर मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, जिससे कि बाद में रिवीजन करना आसान हो जाए। इसके बाद बच्चे हम एनसीईआरटी में से भी डिस्कस करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में से ही आपका 100% पेपर आएगा। एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में से केस स्टडीज बन के आ सकती हैं, एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बच्चे ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जिससे कि आप अपनी नोटबुक पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, आपको कंसेप्ट याद रहेगा। इसके बाद बच्चे हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12th क्लास के अंदर एग्जाम्स आते हैं उसमें एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड केस स्टडीज भी आती हैं, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ही एमसीक्यूज भी आते हैं। एनसीईआरटी की किसी भी लाइन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे एनसीईआरटी की हर एक सिंगल लाइन को आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो नेक्स्ट आप जो लेक्चर सुनेंगे वो कंप्लीटली एनसीईआरटी में से होगा, और आपकी कन्वीनियंस के लिए बच्चे हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि जहां आप उसको एनसीईआरटी में से लिख भी सकते हो। तो बच्चे अब जो आपकी स्क्रीन पे आएगा वो एनसीईआरटी आ रही है, तो आप इसको बच्चे अच्छे से बिल्कुल समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से करते हैं। जब आप बच्चे इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से देखेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन गिवन है। बच्चे इंट्रोडक्शन के अंदर वो आपको थोड़ा सा जनरल इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, जिसका हमारे सिलेबस से कोई लिंक नहीं है। तो अपनी नॉलेज के लिए अगर आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई लिंक नहीं है। उन्होंने एक सुहासिनी करके एग्जांपल लिया और आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थोड़ा सा बच्चे मैंने अंडर हाईलाइट कर रखा है, आप उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज इस पैराग्राफ में से कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। जो थोड़ा बहुत कुछ रेलेवेंट होगा भी तो वो मैं आपको ब्लू हाईलाइट से समझा दूंगा। तो बच्चे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हाईलाइटेड पोर्शन को। सुहासिनी इज द मैनेजर ऑफ फैबमार्ट। तो यहां पर बच्चे आपको वो कुछ मैनेजर्स के एग्जांपल बता रहा है। 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो इज द नुलसी वाडिया ऑफ बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, शिव नादर ऑफ HCL Enterprises, Indra Nooyi of Pepsi Company and the principal of your school. They are all managing the organizations. तो बच्चे यहाँ पर उन्होंने कुछ मैनेजर्स के एग्जांपल्स दिए जो कि आपको पता होने चाहिए। हो सकता है 1 मार्क में पूछ लें, वैसे आज तक कभी भी बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। तो बच्चे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में खाली इंट्रोडक्शन गिवन है। तो यहां पर बच्चे आप इस पैराग्राफ को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रीड करना चाहें तो बेशक से रीड कर लीजिएगा, बट एनसीईआरटी के अंदर या आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर इस पैराग्राफ की रेलेवेंस नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कट बताता जाऊंगा कहां आपको क्या चीज करनी है। आगे देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है बच्चे। तो यहां से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है कंसेप्ट। तो आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अभी आपको इससे पहले जब मैंने एक्सप्लेन करा तो मैंने मैनेजमेंट के कंसेप्ट के अंदर आपको डेफिनेशन समझाई। तो यहां पर एनसीईआरटी में से बच्चे आप डेफिनेशन याद करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बच्चे अभी मैंने आपको यही लिखवाई थी। मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यही डेफिनेशन बच्चे अगर आप देखो तो मैंने आपको भी लिखवाई है। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। देयर आर सर्टेन टर्म्स
which require the elaboration. These are process effectively and efficiently. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, इफेक्टिवली के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और एफिशिएंटली के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। प्रोसेस जैसे कि आप जानते हैं, प्रोसेस का मीनिंग क्या है? प्रोसेस इज द डेफिनेशन, इन द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज that management performs. So I just told you that management involves certain functions to get the things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये functions बच्चे मैंने आपको जब एक्सप्लेन करा उसमें भी बताया कि बाद में बड़ा डिटेल में आएंगे, तो इस चैप्टर में अभी आपकी इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है, बट मैंने आपको जब जनरल डिस्कशन करी तो उसके अंदर इसका मीनिंग समझा दिया। देन बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। तो आपको मैंने इफेक्टिवनेस का मतलब बताया था बच्चे, टास्क को कंप्लीट कर लेना। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। अगर आप सही काम को कर रहे हो, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल्स। इफ यू आर एबल टू अचीव द गोल्स इन टाइम, it is just concerned with the end result. If you are able to achieve the end result, it means you are effective. So in management we have to be effective also. Then efficiency. Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. काम को सही सही करना, कम से कम कॉस्ट पर करना. So there is a kind of cost benefit analysis. आपको जो मैंने एक्सप्लेन करा, तो cost benefit analysis का मतलब बताया मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लाना, मिनिमम इनपुट को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना. इट इज बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, दैट इज द इनपुट्स, एंड मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड. आप कम इनपुट्स को यूज करके ज्यादा आउटपुट जनरेट करोगे तो आप एफिशिएंट हो. एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज्ड व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट. बच्चे यहां पर एक मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं. व्हाट आर द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी? फर्स्ट वे इज बाय यूजिंग लेस इनपुट्स एंड प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट्स. सेकंड वे इज फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल, सेम बेनिफिट के लिए अगर आप फ्यूअर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज से सेम आउटपुट जनरेट कर लेते हो, देन आल्सो यू आर इफेक्टिव. तो बच्चे पता चल रहा है यहां से आपको दो तरीके हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के. कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट लेके आना या कम इनपुट से उतना ही आउटपुट लेके आना. तो दीज आर द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. देन बच्चे आपको एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुन्स एंड हिंस वेलरिच भी गिवन है. इस डेफिनेशन को भी आप बच्चे समझेंगे. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में लास्ट में एक्सप्लेन किया that management is the process of designing and maintaining an internal environment. एक ऐसा environment create कर देना organization के अंदर in which individuals working together in groups, जहां पर individuals groups में काम करें, effectively accomplish the organizational goals, जहां पर वो मिलकर काम करें और organization के goals को achieve करें. तो बच्चे आपको दो definitions management की करवाई हैं. ज्यादा अच्छा है जो पहले definition given थी उसको आप याद कर लें. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ये जो ऑथर की डेफिनेशन है इसके बारे में भी पता होना चाहिए. उसके बाद बच्चे हम देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है. उसके बाद बच्चे आपकी एनसीईआरटी में इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, इनके बीच में डिफरेंस गिवन है. बच्चे मैंने आपको आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, डोंट डू फ्रॉम एनसीईआरटी. इट मींस एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करके दे रखा. तो प्रॉब्लम अराइज होती है अगर एनसीईआरटी से ना करें तो कहां से करें. इसका सॉल्यूशन भी बच्चे मैंने आपको दिया. मैंने इन्हीं नोट्स के अंदर जहां एनसीईआरटी में डिफिकल्टीज हैं उनको मैंने अपने ही नोट्स के अंदर इजी लैंग्वेज में लिख रखा है. तो बच्चे आगे चल के देखते हैं हमने अगर ये टॉपिक यहां से नहीं करना तो कहां से करना है. तो बच्चे आप नीचे देख सकते हैं ये टॉपिक आपने यहां से करना है. अब आप देखें कितने इजी लैंग्वेज में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस आता है. तो जब भी बच्चे बोर्ड के अंदर डिफरेंस आएगा आपको टेबल बनाकर करना है और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है. तो सपोज 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, तो हम डिफरेंस को टेबल की फॉर्म में करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, दैट यू नो. अगर हम टाइम पर काम को कंप्लीट कर लेंगे वी आर इफेक्टिव. एफिशिएंसी रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट. एफिशिएंसी में हम काम को सही सही कर रहे हैं, कम से कम कॉस्ट पे कर रहे हैं. Then effectiveness is concerned with just the end result. If you are able to achieve the end results, it means you are effective. Whereas efficiency is concerned with cost benefit analysis. I have just told you using less resources and getting maximum benefits. Then we are efficient. Example बच्चे आप अपनी तरफ से भी बना के कर सकते हैं. Producing target production on time. Whereas example of efficiency is producing target production to the minimum cost. टाइम पर काम को कंप्लीट कर लिया we are effective. अगर हम कम से कम कॉस्ट पर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे then we are efficient.
देन बच्चे बोर्ड के अंदर कई बार आपसे एग्जांपल पूछ लेता है कि कोई ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जिसके अंदर की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस का डिफरेंस क्लियर हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है इफेक्टिव एंड नॉट एफिशिएंट। तो एक ऐसा मैनेजर जो इफेक्टिव तो है, एफिशिएंट नहीं। हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज द मैनेजर इज गिवन द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स इन 30 डेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो हमने मैनेजर को कहा आपने 5000 यूनिट्स बनवाने हैं 30 डेज में ₹10 की कॉस्ट में। मैनेजर ने 5000 यूनिट्स बनवा लिए 30 डेज के अंदर, बट कॉस्ट ₹12 पर यूनिट आई। तो बच्चे आपके हिसाब से मैनेजर एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, या दोनों ही नहीं है, या दोनों है? तो बच्चे क्योंकि टारगेट अचीव हो गया तो वो इफेक्टिव तो है, बट कॉस्ट ज्यादा आई है तो वो एफिशिएंट नहीं है। देन बच्चे नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंट एंड नॉट इफेक्टिव। मैनेजर इज सेइंग क्वेश्चन, मैनेजर को यही हमने कहा 5000 यूनिट्स आपने बनवाने हैं 30 डेज में 10 पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स एट गिवन कॉस्ट बट इन 40 डेज। तो अब टाइम ज्यादा लग गया बच्चे। विद इन द गिवन टाइम द टारगेट हैज नॉट बीन अचीव्ड। सो इन दिस केस मैनेजर इज एफिशिएंट बिकॉज ही इज एबल टू अचीव द टारगेट विद इन द गिवन कॉस्ट, बट ही इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ही इज टेकिंग मोर टाइम। देन बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। Same question, he is given the target of 5000 units in 30 days at a cost of ₹10 per unit. He is able to achieve the target within the given time and within the given cost. It means within 30 days he has achieved the target and under the cost of 10 per unit. In this case the manager is effective and efficient. तो बच्चे फर्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी से यहीं से कवर होगा। एनसीईआरटी में से रीड कीजिएगा। जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जहां पर कि आप इन नोट्स में से बड़े अच्छे से कर सकते हैं।